व्लादिमीर पुतिन आधिकारिक रूप से सोवियत संघ को वापस ला रहे हैं। क्रेमलिन के सबसे वफादार प्रचारकों में से एक ने सार्वजनिक रूप से अपना आपा खो दिया और पुतिन की गुप्त अरबपति जीवन शैली, छुपी हुई बेटियों और भारी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर दिया तो तानाशाह ने उसे सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया, उसने उसे सीधे एक मानसिक अस्पताल में डाल दिया। और अब क्रेमलिन रूसी राष्ट्रपति की किसी भी आलोचना को सचमुच मानसिक बीमारी मान रहा है। यही है पुतिन का रूस, न इंटरनेट है और न ही आज़ादी। कल हमने इलिया रेम्स्लो के बारे में बात की थी, जो क्रेमलिन समर्थक प्रचारक है, जिन्होंने रूस को चौंका दिया जब उन्होंने 5 कारण प्रकाशित किए कि वे अब पुतिन का समर्थन क्यों नहीं करते। उसने तो पुतिन को युद्ध अपराधी तक कह दिया और पुतिन से इस्तीफा देने और मुकदमे का सामना करने की मांग की। अब जब मैंने वह वीडियो प्रकाशित किया तो उसने छठा बिंदु भी जोड़ दिया। वह अपनी आलोचना से पीछे नहीं हट रहा था। ये रहा छठा कारण, विलासिता के प्रति एक लापरवाह, लगभग रोगग्रस्त जुनून। मैं पहले मानता था कि विदेशी एजेंटों द्वारा नौकाओं और आवासों की जांच कुछ हद तक बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई थी, लेकिन 2026 तक इसे छुपाना असंभव हो गया है। पुतिन के पास देश भर में लगभग 20 महलों जैसे आवास है, साथ ही विमान और बख्तरबंद ट्रेनें भी हैं। उसके लिए अयोग्य या भ्रष्ट लोग काम करते हैं, जिससे सारी जानकारी विदेशी एजेंसियों तक पहुंचती है। मैंने पहले भी उन वैश्विक अभिजात वर्ग के बारे में लिखा है जो इतिहास में नाम कमाने के बजाय अपनी एप्स्टीन द्वीप जैसी जगह बना लेते हैं। रूस में भी यही लगता है। पुतिन के पास सब था, ऊंची ऊर्जा कीमतें, संसाधनों से भरा बड़ा देश और एक युवा राष्ट्रपति के रूप में जनता का समर्थन। सब कुछ संभव था। वैज्ञानिक खोजें, दुनिया की सबसे बेहतरीन एआई, मंगल ग्रह पर मिशन, सीरियस की खोज या कम से कम लोगों की जिंदगी को काफी हद तक बेहतर बनाना। पुतिन ने खुद और अपने ओसरो कोऑपरेटिव के दोस्तों को अमीर बनाने का बेईमानी का रास्ता चुना। मुझे समझाने दीजिए कि यह क्या है, क्योंकि हमने पहले कभी इस पर बात नहीं की है। 1990 के दशक में जब पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग सरकार में एक मामूली केजीबी एजेंट थे, तब उन्होंने दोस्तों के साथ यह कोऑपरेटिव बनाया। उन्होंने मिलकर झील किनारे घर बनाए, एक पड़ोस संघ की तरह जहां खर्चा साझा करते थे। अब वो घर और पड़ोस उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य बात है कि इस कोऑपरेटिव में कौन थे। देखिए, जब पुतिन राष्ट्रपति बने तो इस कोऑपरेटिव का हर एक सदस्य या तो राजनेता बन गया या अरबपति। रूस के अंदर ओलिगार्क बन गया और सब ने ताकतवर पद हासिल कर लिए। अब वे रूस की अधिकांश संपत्ति नियंत्रित करते हैं। पुतिन कानूनी मालिक ना हो, फिर भी सब उन्हीं से जुड़ा है। मान लीजिए पुतिन को समुद्र तट पर महंगा घर चाहिए, लेकिन वे खुद नहीं बनवाना चाहते। उनके ओजोरो दोस्तों में से कोई एक उनके लिए वो घर बना देगा और वे इस घर के जरिए पुतिन को उनके लिए किए गए हर काम का बदला चुका देंगे। यही तरीका है जिससे पुतिन दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं, बिना किसी चीज को कानूनी तौर पर अपने नाम पर रखे। दरअसल ये रूस के अंदर एक बड़ा घोटाला है, क्योंकि ये सब सार्वजनिक हो गया, क्योंकि पुतिन के आसपास के लोग इतने सतर्क नहीं थे। वे अमीर हैं लेकिन सतर्क नहीं, इसलिए उनके राज सार्वजनिक हो गए। और यही वजह है कि रूसी लोग इस कोऑपरेटिव के बारे में बहुत बात करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यही मुख्य चीज है जो क्रेमलिन में भ्रष्टाचार को उजागर करती है। रेम्स्लो यही नहीं रुके। बयान के बाद उन्होंने वीडियो जारी कर साफ किया कि पुतिन सलाहकारों से बेवकूफ नहीं बन रहे। उन्होंने सिस्टम अपने फायदे के लिए बनाया है, जो पुतिन के अक्सर इस्तेमाल होने वाले बहाने का जवाब देता है। इतिहास में जब भी उन्हें कोई आलोचना झेलनी पड़ती है, वो कहते हैं, अरे दोस्तों, मैं भ्रष्ट नहीं हूं, मेरे आसपास के लोग ही भ्रष्ट हैं। ये एक पुराना रूसी तरीका है जिसे अच्छा जार बुरे बोयर्स कहते हैं। मतलब जार पुतिन अच्छे हैं, वो रूस का भला चाहते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग भ्रष्ट हैं। लेकिन असलियत में ये सच नहीं है। यह सिर्फ एक बहाना है जिसे रूसी जार हमेशा इस्तेमाल करते हैं। यह क्लिप सुनिए। और दोस्तों, ये एक और विरोधाभास है। अगर पुतिन ने सच में अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा होता जो उन्हें सच बताने से नहीं डरते, जो सक्षम हैं और सिर्फ पैसे नहीं चुरा रहे, तो वह कहीं ज्यादा प्रभावी तरीके से लड़ सकते थे। उदाहरण के लिए यूक्रेन में, सही है ना, वो बहुत कुछ कर सकता था, जानते हो, अपनी ताकत को और मजबूत कर सकता था। मतलब वो और ज्यादा खतरनाक बन जाता, लेकिन वो ऐसे लोगों को पास रखने से डरता है ना? एक विरोधाभास है।
इसी कारण वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी क्या हो रहा है। यहाँ पूरी तरह भ्रम और अव्यवस्था है। मैं पहले से ही सिस्टम के आने वाले पतन के स्पष्ट संकेत देख सकता हूं। ठीक इसी वजह से कि पुतिन अपने आसपास ऐसे लोगों को रखने से डरते हैं जो उनसे मुकाबला कर सकें, वह सत्ता खो देंगे। और सबसे अधिक संभावना है कि यह इसी साल 2026 में होगा। в текущем году, в 2026 году. फिर उसने पुतिन के बच्चों को निशाना बनाया। पुतिन बच्चों के मामले में बहुत असंतुलित हैं। ये समझ में आता है कि बच्चों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन हर चीज में संतुलन होना चाहिए। समस्या यह है कि पुतिन बहुत डरपोक हैं और उन्होंने अपने बच्चों को भी डरा दिया है। पुतिन की बेटियां तो उनका उपनाम तक नहीं रखती, जो कि पूरी तरह से बेतुका है। हर कोई जानता है कि टिक्नोवा और वोरोस्तोवा असल में कौन है। डर के कारण पिता का उपनाम न लेना और क्या दयनीय हो सकता है। क्या जरूरी है बताना कि उन्होंने कभी अपना करियर या जिंदगी नहीं बनाई। फिर उसने कुछ भविष्यवाणी जैसा कहा, मैं सुझाव दूंगा कि व्लादिमीर पुतिन को मनोविश्लेषक के साथ 10-12 सत्र लेने चाहिए। जरूरत हो तो मैं विशेषज्ञ की सिफारिश कर सकता हूं। ये साफ है कि उन्होंने अपने बचपन के डर और नियंत्रण की जरूरत को अब तक नहीं सुलझाया है, जिसे उन्होंने अपनी वयस्क जिंदगी और फिर अपने बच्चों की जिंदगी में भी स्थानांतरित कर दिया है। रूस के नागरिकों की तो बात ही छोड़िए। शायद मनोविश्लेषण पुतिन को स्मार्टफोन और इंटरनेट से डरना बंद करने में मदद करे, जिससे हमारी जिंदगी आसान हो। आप क्या सोचते हैं? अब मेरा अंदाजा है कि व्लादिमीर पुतिन ये सब पढ़ रहे थे क्योंकि उन्होंने ये सलाह मानी थी। लेकिन दुर्भाग्य से मनोचिकित्सालय में जाने वाले व्लादिमीर पुतिन नहीं थे। जो ब्लॉगर व्लादिमीर पुतिन की आलोचना कर रहा था, उसे उसी तरह की सुविधा में भर्ती कर दिया गया जैसी वह पुतिन के लिए चाहता था। हमें यह टेलीग्राम और व्हाट्सएप से उसके गायब होने से पता चला। कुछ दिन पहले तक वह हर किसी को जवाब दे रहा था जो उसे मैसेज कर रहा था, या कम से कम जितने लोगों को जवाब दे सकता था देने की कोशिश कर रहा था। और फिर 2 दिन पहले से बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं आया। और रूस में आप जानते हैं कि जब लोग अचानक कहीं गायब हो जाते हैं तो इसका आमतौर पर क्या मतलब होता है। वहां आमतौर पर लोगों के सीढ़ियों से गिरने या खिड़की से गिरने की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। रॉयटर्स ने सेंट पीटर्सबर्ग के एक अस्पताल से पूछा कि रेमोस्लाव नाम का कोई मरीज भर्ती है क्या। अस्पताल ने वास्तव में पुष्टि की कि हाँ, पिछले कुछ दिनों में ठीक उसी पहले और आखिरी नाम वाला कोई व्यक्ति भर्ती हुआ है और वे इससे अधिक जानकारी साझा नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये सिर्फ मेडिकल गोपनीयता है, लेकिन ये अच्छी खबर है कि वह जेल या मरा नहीं है, सिर्फ मनोरोग संस्थान में है। हमें याद रखना चाहिए कि नवल्नी के साथ क्या हुआ। वह तुरंत नहीं गिरा, पहले जेल गया और फिर सबको पता है क्या हुआ। लेकिन पुतिन यही नहीं रुक रहे। रूसी ड्यूमा में नया कानून पारित हो रहा है। इस रिपोर्ट को देखें। रूसी ड्यूमा में एक मसौदा विधेयक पेश किया गया है जो पत्रकारों को अदालत के फैसले से पहले आरोप लगाने वाले संदर्भों में रायलेख और खोजी रिपोर्ट लिखने से रोक देगा। पत्रकारों की जांच आंशिक रूप से प्रतिबंधित होगी और इन सब के ऊपर पुतिन अब विरोध प्रदर्शनों को भी अवैध बना रहे हैं, खासकर इंटरनेट बंदी के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों को। सुनिए। निजाविसा मैगजीन रूस में इंटरनेट सेंसरशिप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के असफल प्रयासों की रिपोर्ट करती है। हेडलाइन क्या है? अब विरोध प्रदर्शन कानून के अनुसार नहीं है। रूसी क्षेत्रीय अधिकारियों ने अब सड़कों पर विरोध के आवेदन अस्वीकार करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब कोविड प्रतिबंधों का हवाला नहीं देते। कजान में याब्लिका पार्टी को सूचित किया गया कि इंटरनेट की रक्षा के लिए उनके अनुरोधित विरोध के उद्देश्य और ठोस परिणाम स्पष्ट नहीं हैं। इर्कुत्स्क क्षेत्र में इंटरनेट को ब्लॉक करने के खिलाफ अनुरोधित विरोध प्रदर्शनों को कानून के अनुरूप नहीं बताया गया। कम्युनिस्ट पार्टी की अल्ताई शाखा, जो टेलीग्राम की धीमी गति और राजनीतिक दमन के खिलाफ विरोध करना चाहती थी, को बताया गया कि ये नारे वास्तविकता को नहीं दर्शाते हैं और भ्रामक हैं। ऐसा भी लगता है कि रूसियों को यह समझाने के लिए एक समन्वित प्रयास किया जा रहा है कि बिना इंटरनेट के रहना कोई बड़ी बात नहीं है। जीपीएस, नक्शे, टेलीग्राम और किसी भी न्यूज़ ऐप्स के बिना रहना कोई बड़ी समस्या नहीं है। और यही बात रूस के हर एक टेलीविजन प्रोग्रामिंग में बार बार दोहराई जा रही है। अब इसका जो बहाना वे लोग दे रहे हैं वो ये है कि युद्ध चल रहा है
और देश को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने की जरूरत है। याद रखें, ये युद्ध पुतिन ने शुरू किया था और अब वे आम रूसियों से कह रहे हैं कि उन्हें 1800 के दशक जैसा जीवन जीना होगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा युद्ध शुरू किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। सुनिए। जब युद्ध होता है तो शायद सहूलियत, और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अब क्या होगा, जैसी लगातार घबराहट से भी बड़े कुछ मूल्य होते हैं। अगर देश के नेतृत्व ने ऐसा फैसला लिया है तो शायद ये स्थिति की बहुत खास समझ के आधार पर लिया गया है। स्थिति की बहुत खास समझ में आप इसके बिना भी रह सकते हैं और सिद्धांत रूप में एक पूरी तरह से शांत, संतुष्ट, असली, सामान्य इंसानी जिंदगी जी सकते हैं। यहां तक कि अगर, खैर, हमारे प्यारे स्टेट ड्यूमा और हमारे प्यारे राजनीतिक प्रशासक, हमारे प्यारे स्टेट ड्यूमा और राजनीतिक, हमारे सभी प्यारे बॉस आज चर्चा किए गए सभी प्रतिबंध लागू करें। वे प्रतिबंध जो आज, सबसे पहले यूं कहे तो वे हर ग्रामीण शौचालय में ब्रॉडबैंड इंटरनेट लगाते हैं। फिर आप उस शौचालय में बैठे हैं और अचानक इंटरनेट चला जाता है। आप क्या कर सकते हैं? मैं भूल चुका हूं कि और तरीके से काम कैसे होता है, जिससे चिड़चिड़ापन, असंतोष आता है और कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। यहाँ राजधानी में इंटरनेट और मोबाइल सेवा में गंभीर बाधाएं हैं। अब क्या कहें, यही समय है जिसमें हम जी रहे हैं। कभी कभी थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। मोबाइल कनेक्शन की स्पीड जानबूझकर कम की गई थी ताकि पाबंदियां लागू की जा सके और असर देखा जा सके। तो लीजिए, ये काम कर रहा है। हाँ, अब हम जिएंगे। ल्यूबे गाने में वो लाइन क्या थी? अब हम नए तरीके से जिएंगे। आप क्या कर सकते हैं? यह नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है जो फायदेमंद है। जब आप कागज का नक्शा खोलते हैं तो दुनिया कुछ अलग दिखती है। आप देखना शुरू करते हैं कि कौन कौन सी सड़कें हैं। अगर आप इसके बारे में गंभीरता से बात करने वाले हैं तो शांत दिमाग से सोचिए, जैसे हम कैसे जिएंगे? हे भगवान, हम कैसे जिएंगे? हम बिल्कुल ठीक से जिएंगे। और सिर्फ आम नागरिक ही नहीं है जो परेशान हो रहे हैं। फ्रंट लाइन पर मौजूद रूसी सैनिक भी इसी समस्या की शिकायत कर रहे हैं। उन्हें टेलीग्राम छोड़कर FSB के मैक्स ऐप का उपयोग करने को कहा गया है। पुलिस असल में, मेरा अंदाजा है कि सैन्य पुलिस असल में सभी के फोन चेक कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इस आदेश का पालन कर रहे हैं। अब FSB के बनाए इस ऐप के बारे में एक दिलचस्प बात सुनिए। अगर आप इसे खोलते हैं और अगर आप मैप या लोकेशंस देखते हैं तो इस ऐप पर क्रीमिया को असल में यूक्रेनी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। एक ऐसा ऐप जिसे FSB ने खुद बनाया है और ये खुद को एक सक्षम खुफिया संगठन कहते हैं। कोई हैरानी नहीं कि पुतिन हमेशा डरे रहते हैं। ये यूक्रेन के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही रूसी सेना मोर्चे पर कागजी चिट्ठियों का इस्तेमाल करेगी और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सीधे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कही है। सुनिए। रूस की विशेष सेवाएं यूक्रेन में टेलीग्राम के जरिए काम करती थीं और आज भी करती हैं। हमें पता है, हम पकड़ते हैं, हम इसका मुकाबला करते हैं। जहां तक हमारी बात है, सच कहूं तो हम भी रूस में टेलीग्राम से काम करते हैं। अब रूस द्वारा टेलीग्राम को प्रतिबंधित करने के बाद निश्चित रूप से उनके समाज तक संदेश पहुंचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर भी मुझे उनके नए नेटवर्क मैक्स पर रिपोर्ट मिली है। ठीक है, हम मैक्स की भी बात करेंगे। जो कदम वे उठा रहे हैं, जो वे कर रहे हैं, सोशल नेटवर्क्स को सीमित करना, मोबाइल कम्युनिकेशन को सीमित करना, ये सब पूरी तरह से नियंत्रण के लिए है। हम समझते हैं कि पुतिन रूस में क्या बना रहे हैं या लगभग बना ही चुके हैं। ये पीछे की ओर एक कदम है, 100 साल पीछे। असल में वे जल्द ही कागजी चिट्ठियों, टेलीग्राफ और घोड़ों का उपयोग कर सकते हैं। वही उनकी सभ्यता है। शायद पुतिन को सच में यही पसंद है। शायद इसी से पुतिन खुद को फिर जवान महसूस करते हैं। शायद यही एहसास पुतिन को फिर जवान बना देता है।